कक्षा 9 के क्षितिज जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसमें आज गद्य भाग से पाठ 4 है, सांवले सपनों की याद। इस पाठ के लेखक हैं जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन का जन्म 1945 में बिहार में हुआ था। यह अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू तीनों भाषाओं में पारंगत थे। उनकी मुख्य रचनाएं हैं जो आगे है, डोला, बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी, रेत भरी। यह उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं में भाषा है संस्कृतनिष्ठ हिंदी, साथ साथ में तद्भव शब्दों का भी ठीक प्रकार प्रयोग है। उर्दू शब्दों की भी अधिकता दिखाई देती है और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग है, क्योंकि यह हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा के विद्वान थे। यहाँ हमारे सांवले सपनों की याद जो पाठ है, इसमें वर्ल्ड वॉचर, एयरगन ऐसे शब्द आए हैं जो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, और जो सामान्य आम बोलचाल की भाषा के शब्द हैं, सोता, पंछी, माखन और तद्भव शब्द भी आए हैं। क्योंकि हिंदी भाषा का प्रयोग है, मूल रूप से तो संस्कृतनिष्ठ शब्द आए ही होंगे। प्रस्तुत पाठ में कलात्मक शैली है। यह जो इन्होंने पाठ लिखा है सांवले सपनों की याद, यह संस्मरण विधा में लिखा गया है। संस्मरण विधा में इसलिए लिखा है क्योंकि यह सालिम अली नाम के जो व्यक्ति हैं उनकी याद में पाठ लिखा है। सालिम अली विश्व प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे। प्रस्तुत पाठ सांवले सपनों की याद रचना उन्हीं को केंद्र में रखकर रचा गया है। जून 1987 ईस्वी में इस पक्षी विज्ञानी की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद जाबिर हुसैन ने उनकी स्मृतियों को जिस रचना में संजोया है वही प्रस्तुत पाठ के रूप में सांवले सपनों की याद शीर्षक से संकलित है। उनका यह संस्मरण डायरी शैली में लिखा गया है, जिसमें सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने व्यक्त किया है। यह पाठ सालिम अली का एक संपूर्ण व्यक्ति चित्र हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है। पाठ के मध्य में, यानी सांवले सपनों की याद पाठ के मध्य में लॉरेंस नाम का एक चरित्र है, उनका भी संस्मरण आता है। यहाँ लेखक लॉरेंस की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी फ्रेडा का थोड़ा सा संवाद दिखाते हैं। सांवले सपनों की याद इस संस्मरण का सार इस प्रकार है। क्योंकि सालिम अली जिनकी याद में यह लिखा गया है, उनकी मृत्यु 1987 में हो चुकी है। उन्हीं के बारे में लिखते हुए लेखक कह रहे हैं कि सालिम अली जीवन भर इस बात से क्षुब्ध रहे कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से क्यों नहीं देखते, लेकिन कोई पक्षियों को उनकी नज़र से नहीं देखता, नहीं तो वह भी उन्हीं की तरह गीत गुनगुना सकता। जिसने पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर उनके साथ उनके जैसा ही गीत गुनगुनाया था। सालिम अली के बारे में लेखक अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। लेखक कहते हैं कि सालिम अली कमज़ोर काया वाले व्यक्ति थे। 100 वर्ष से कुछ कम उम्र में ही वे कैंसर से ग्रस्त हो गए थे। लंबी लंबी यात्राओं ने उन्हें थका डाला, क्योंकि वह पर्यावरणविद थे, पर्यावरण प्रेमी थे। इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उनके जो भी कार्य होते थे, उन कार्यों को करने के लिए सालिम अली लंबी लंबी यात्राएं करते थे।
फिर भी अंतिम सांस तक पक्षियों की तलाश, उनकी सुरक्षा को लेकर वे सदा चिंतित रहते थे, क्योंकि वह कमज़ोर काया के व्यक्ति थे। परंतु वह अपने साथ एक दूरबीन रखते थे और जहाँ कहीं भी वह जाते दूरबीन लेकर उस दूरबीन को अपनी आँखों पर चढ़ा लेते और दूर दृष्टि रखकर विभिन्न प्रकार के पक्षियों को ध्यान में रखकर उनका मुआयना करते। सुनहले परिंदों के पंखों पर सांवले सपनों का एक हुजूम सवार है। वह मौत की वादी की ओर बढ़ रहा है और सालिम अली उसमें सबसे आगे हैं। वे सैलानियों की तरह पीठ पर बोझा लादे अंतहीन यात्रा पर निकल पड़े। सालिम अली के बारे में लेखक के यह विचार हैं। इस बार तो मानो शहर की भीड़ भरी जिंदगी से आखिरी दूर जा रहे हों। अब उन्हें कोई वापस नहीं लौटा सकता, मानो वे भी अब ऐसे पक्षी हैं जो अपना अंतिम गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसे। बहुत दुखित मन से लेखक इस बात को सालिम अली के लिए लिख रहे हैं कि वह भी एक मृत पक्षी के समान इस संसार से चले गए हैं। यानी अब कोई भी कुछ भी दे करके उनको लौटा नहीं सकता। सालिम अली की नज़रों में दूर तक फैली धरती व झुके हुए आकाश जैसा कोई जादुई आकर्षण था। उन्हें प्रकृति के सौंदर्य में हंसता खेलता मानो रहस्य ही दिखाई देता था। अपनी दुनिया बड़े परिश्रम से उन्होंने वह उनकी पत्नी तहमीना ने स्वयं गढ़ी थी। उनकी जो दुनिया थी, दुनिया कहने का मतलब उनका परिवार, उनकी पत्नी तहमीना और उनको लेकर के था, लेकिन वे अपने जीवन में अपने परिवार में अनेक पक्षियों को पाले हुए थे, उनका संरक्षण करते थे। ऐसा लगता था कि छोटे बड़े पाले हुए पक्षी मानो सालिम अली की मित्र हों। सालिम अली प्रकृति की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए और उस पर्यावरण में रहने वाले छोटे बड़े पक्षियों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस पर कार्य करते थे। एक बार वे तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पास गए। प्रकृति प्रेमी सालिम अली केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान बनने से बचाने का अनुरोध प्रधानमंत्री जी से करने लगे। चौधरी साहब स्वयं गांव की मिट्टी के जन्मे थे। वे सालिम अली की बातें सुनकर पर्यावरण सुरक्षा संबंधी उनके विचारों से बहुत प्रसन्न हुए। आज वे नहीं हैं, यानी न ही सालिम अली हैं और न ही चौधरी चरण सिंह हैं, लेकिन हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की चिंता कौन करेगा, ऐसा यह प्रश्न लेखक स्वयं ही अपने में लिए रखते हैं। परंतु जब प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से सालिम अली ने यह बात कही कि साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का उपाय आप कीजिए, तो वह तत्कालीन प्रधानमंत्री की आंखें नम हो गई। उनको लगा कि यह वास्तव में प्रकृति का प्रेमी व्यक्ति है। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा लिखी और उसका नाम लिखा फॉल ऑफ द स्पैरो। उसमें उन्होंने लॉरेंस नाम के एक व्यक्ति का जिक्र किया है। लॉरेंस भी सालिम अली के समान ही
पक्षी प्रेमी थे और उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी। लॉरेंसी की मृत्यु के बाद किसी ने उनकी पत्नी फ्रीडा से एक बार पूछा कि वह अपनी पत्नी के बारे में कुछ कहे या कुछ लिखे। तो उनकी पत्नी ने कहा कि मैं अपने पति के बारे में क्या लिखूं या क्या बताऊं या क्या कहूं, क्योंकि मेरे पति के विषय में मुझसे तो ज़्यादा मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया जानती है। मेरे लिए तो लॉरेंसी के बारे में कुछ लिखना असंभव हो जाएगा। मुझे महसूस होता है कि मुझसे ज़्यादा मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया उनकी अंतरंग सखी है। वह सब कुछ उनके बारे में बता सकती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहे। यहाँ जो उन्हीं के समान लॉरेंस थे, उनका एक वक्तव्य आया है, वह समाप्त होने के बाद आगे लेखक सालिम अली के लिए कह रहे हैं कि जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाले नीलकंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के लिए नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। यानी जब सालिम अली छोटे थे तो तब एक बार उनकी एयरगन से एक पक्षी को लग गई थी। यानी जब उनकी एयरगन चली बचपन में, उस एयरगन से एक गोरैया घायल हो गई और गोरैया की देखभाल, सुरक्षा और सेवा में वे इतना रम गए कि उनकी रुचि धीरे धीरे पक्षी जगत की ओर बढ़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। बाल्यावस्था की इस घटना के कारण ही वह पक्षी प्रेमी बने और अंततः मृत्यु तक पक्षी प्रेमी ही बने रहे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। टापू बनने के बजाय टापू एक जगह पर स्थिर रहता है और सागर का बहुत फैलाव होता है। इसीलिए उनको पर्यावरण सुरक्षा के मामले में एक फैलाव लाने वाला व्यक्ति कहा है, जो दिनों दिन अपना उस कार्य को विस्तारित रूप देता है। उसी के लिए इस सागर शब्द का प्रयोग किया है। परंतु लेखक कहते हैं कि बस अभी गले में लंबे दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे, क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है। परंतु लेखक उनके प्रति अथाह प्रेम रखते हैं, इसलिए उन्हें वह दृश्य याद आ रहा है कि जब सालिम अली अपने गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण कार्यों के लिए बहुत लंबी यात्रा पर चले जाते थे। लेखक को लग रहा है कि वह कुछ समय बाद लौट आएंगे। जब तक वे नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए, अर्थात जब तक वे वापस नहीं आते तो क्या उनको लौटकर आने वाला ही मान लिया जाए, ऐसा लेखक को लग रहा है। यह उनकी अपनी धारणा है। लेखक को लग रहा है कि यह कहीं न कहीं पक्षियों के संरक्षण के विषय में जानकारी लेने गए होंगे, कुछ समय बाद लौट आएंगे। उन्हें यकीन नहीं होता कि सालिम अली अनंत यात्रा पर अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। कह रहे हैं लेखक, मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौट आओगे ना। और अंततः वह अपने मन को समझाते हुए कहते हैं कि हे सालिम अली, क्या तुम लौट आओगे? क्योंकि यहाँ अंत में एक संबोधन का चिन्ह लगा रखा है। सालिम अली को संबोधित करते हुए लेखक कह रहे हैं कि तुम अवश्य ही लौट आओगे। इसलिए कह रहे हैं लौट आओगे क्योंकि सालिम अली के कार्य बहुत अच्छे हैं। उनके राष्ट्रव्यापी और विश्व स्तर के सुधार कार्य हैं।